हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस पर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बिहार बोर्ड फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव सीरीज में 2019 से लेकर 2021 तक और 2022 का बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ, यानी कि पूरे हल साइज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेराड था C इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच विभवांतर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग पहले जिस प्रकार दिया हुआ है उस तरह एक सर्किट हम लोग बना लेते हैं। तो दिया है एक 2 माइक्रोफेराड का है आपका और एक 4 माइक्रोफेराड का संधारित्र, और इनके सिरों के बीच जो है आपका 1200 वोल्ट का विभवांतर जो है आरोपित किया गया है। ये हमारा 2 माइक्रोफेराड है और ये हमारा 4 माइक्रोफेराड है, ठीक है ना। ठीक है, ये 4 है ये और ये 2 है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम लोग इसका C इक्विवेलेंट होता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे यदि दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। तो ये आपका हो जाएगा 3/4। और यहाँ देखिए 1/C इक्विवेलेंट है, यहाँ 3/4 आया तो ये पलटेगा। तो C इक्विवेलेंट जो आपका आ जाएगा वो आपका आएगा 4/3, यानी कि यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आपका आया है वो आपका आ गया 4/3, ठीक है ना, 4/3 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी दिया है 1200 वोल्ट और C आ गया आपका 4/3 माइक्रो कूलम। तो इसलिए यहाँ से कुल आवेश हम लोग निकाल लेते हैं। तो कुल आवेश होता है Q इज इक्वल टू C इंटू भी। तो C भी से आप लोग निकालिएगा तो C का मान 4/3 आया और V का मान है 1200। तो यहाँ पर रख दीजिए, 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, और यहाँ पे ये 400 और गुणा होगा तो हो जाएगा 1600। तो हमारा कुल जो आवेश है वो आ गया 1600। तो अब इस प्रश्न में जो यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है, इस पे यहाँ पे जो 2 माइक्रोफेराड है इस पे पूछ रहा है कि आवेश का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आता है Q1 इज इक्वल टू सॉरी विभवांतर पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q/C1। तो टोटल Q आपका आया है 1600 और C1 हमारा है 2, तो 2 से भाग दीजिए तो इसका कट के हमारा आ जाएगा 800, यानी कि यहाँ पे जो 2 माइक्रोफेराड दिया है उस पर जो है विभवांतर का मान होगा 800। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। C में दिया हुआ है 800 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल क्या है, 0 है, कुल प्रभावी बल 0 है, तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक यहाँ पे फोटो बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका फिगर यहाँ बनाते हूँ। तो ये आपका हो गया एक वर्ग, और यहाँ पे आपका है कैपिटल Q चार्ज, फिर यहाँ भी है आपका कैपिटल Q चार्ज, यहाँ पे है आपका स्मॉल q चार्ज, और यहाँ पे है आपका स्मॉल q चार्ज, और ये इसका जो दूरी दिया है वो r दिया है, ये वर्गाकार है, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये जो निगेटिव जो स्मॉल q है इसको मानते हैं निगेटिव, क्योंकि यदि कैपिटल Q पे यदि कुल आपका फोर्स जो 0 है तो इसके लिए इसको निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं निगेटिव फोर्स है, ठीक है, निगेटिव आवेश है, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल q है ये कैपिटल Q पे हमारा फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ, ये भी अब इसको आकर्षित करेगा, और ये जो है इस पर फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। तो ये जो Q है ये इस पर फोर्स लगाएगा। चूँकि पहले ये विकर्ण निकाल लेते हैं, तो अगर किसी वर्ग का विकर्ण जो है आप जानते हैं कि होता है
2r, तो √2 इंटू आर ये विकर्ण का मान हो जाता है। इसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम से के Q1 Q2 का स्क्वायर, तो Q मिलकर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, आप इसको डिवाइड कीजिए किससे, √2r का होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर। ठीक है ना, ये 4 निकल गया। अब ये -q प्लस q पे अंदर की तरफ 4 इधर इस दिशा में 4 लगाएगा और ये भी इस दिशा में, तो यहाँ पे इसका जब आप वेक्टर सम कीजिएगा तो इसका डायरेक्शन जो है इस दिशा में आएगा और वो भी 45 डिग्री पर, तो उसका वैल्यू हो जाएगा आपका √2 टाइम्स के स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाई r स्क्वायर। ठीक है क्योंकि इनके बीच की दूरी r है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि बोला है कि प्रभावी बल क्या है, शून्य है, तो ये दोनों बराबर थे। यहाँ से कैपिटल Q से एक Q कट जाएगा, स्मॉल q बचेगा, यहाँ k से k कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो हमको निकालना है कैपिटल Q बाई स्मॉल q का वैल्यू। तो यहाँ से कैपिटल Q, वहाँ से 2 उधर चला जाएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2√2। यहाँ से देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है √2 है, वो दोनों गुणा हो जाता जाएगा आंसर 2√2। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बी में देखिए ऑप्शन दिया है 2√2। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को, जैसे कि जानते हैं कि आवेश का जो मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन होता है, तो आवेशित करने का मतलब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जा भी सकता है और उस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के जाने से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के अनुसार घट भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन यदि आएगा तो उसके द्रव्यमान के बराबर जो है मास बढ़ भी सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा, द्रव्यमान जो है बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर उपस्थित किसी विद्युत दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो ये आपका 1/r² के समानुपाती होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे कि जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है, मैं यहाँ पे आपको फोटो द्वारा समझा, एक मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे आवेश आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ होती हैं, एक निरक्ष होता है इधर इस अक्ष पे अक्षीय बिंदु होता है, एक इसका निरक्ष बिंदु, और एक कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो अक्ष पे इसका जो फॉर्मूला होता है Kp/r², और निरक्ष पे होता है ये यहाँ पे 0, और किसी बिंदु पे होता है Kp cos θ/r²। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो किसी बहुत दूर r दूरी पर पूछा है, यानी कि किसी भी बिंदु पूछा है। तो इसलिए यहाँ से देखिए इसके फॉर्मूला में जो आपका 1/r² है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट कोई नॉर्मल मेथड नहीं है बनाने का। इसको देखिए आप 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है और सिर्फ 2 माइक्रोफैराड का आपको संधारित्र जो है यूज करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए 5 लाना है, बढ़ाना है तो इसको आप को पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। और यदि 2 संधारित्रों को आप पैरेलल में जोड़ दिए, ठीक है ना, 2 माइक्रोफैराड के, और फिर इनके साथ 2 सीरीज में संधारित्रों को ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 2 ये भी 2 और ये भी 2, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे हमारा 4, सॉरी यहाँ पे 4 होना, 4 हो जाएगा। फिर ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो इनको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अब दोनों किस में हो गए, ये पैरेलल में दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तो इसलिए यहाँ पे आप कितने संधारित्रों की आवश्यकता होगी, तो भले आंसर 5 है तो 5 तो लाना है 5 माइक्रोफैराड, लेकिन कितना संधारित्र क्यों है, तो 1 2 3 और 4। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा देखिए यहाँ पे ये वाला 1 2 और 2 यहाँ पे 4, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी नहीं, ए में 4 ऑप्शन दिया है, ये हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां होगा, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कैसे, तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपका फॉर्मूला होता है इसमें, विशिष्ट प्रतिरोध का R बराबर ρl/a। तो देखिए यदि एरिया बढ़ेगा तो लंबाई घट जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये तो सही नहीं होगा। तो ताप बढ़ाने से जो है आप जानते हैं कि प्रतिरोधकता जो है
घट जाता है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध रो जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तापमान बढ़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चालक में संवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो जैसे कि आप गतिशीलता में जानते हैं कि गतिशीलता होता है गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी बाई ई। तो इसलिए यहाँ से देखा जाए यदि गतिशीलता एक कांस्टेंट है तो वी डी समानुपाती हो जाएगा किसके, ई के। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर है हमारा कि एक आवेश Q तथा विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाले बल का क्या मान होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। F बराबर होता है Q टाइम्स E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है एक M चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ के 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़ा का चुंबकीय आघूर्ण, तो उसका आधा हो जाएगा M/2। तो 10वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर के विमीय सूत्र का समतुल्य बीमा राशि क्या है। तो ये आपका जो है इसका क्वेश्चन का 11 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1/2 बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट स्क्वायर, तो ए सही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है। ठीक है ना, तो उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। तो वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है B/8 होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप बना लेते हैं। ठीक है ना, ये मान लीजिए एक वृत्ताकार लूप है और इसके केंद्र पर मान लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान क्या है, B है और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। और इसके केंद्र से बोल रहा है कितनी दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है B/8 है और ये दूरी हमारा x है। ठीक है ना, तो इसमें जो है केंद्र के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका म्यू नॉट इंटू I/2r। तो ये इसका वैल्यू जो है b है। ठीक है ना, अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा और यहाँ पे अगर अक्ष पे देखा जाए इससे अक्ष पे और जहाँ पे B/8 है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू I/r स्क्वायर बाई 2 टाइम्स r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। और यहाँ पे ये वैल्यू जो है आपका ना b है और इसका वैल्यू जो है B/8 है। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या है B/8। तो इधर यदि हम लोग 8 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो ये दोनों इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट से म्यू नॉट, I से I, इधर आपका केवल बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सब कुछ छोड़ के आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इधर से ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8r³। ठीक है, 8r³। अब इसको क्या कीजिए, अब आगे और सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से r स्क्वायर, यहाँ पे देखिए r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 है तो 3/2 उधर जाएगा, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा तो इधर क्यूब रूट हो जाएगा। तो यह हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2 बराबर क्यूब रूट ऑफ 8r³। तो इसका क्यूब रूट आपका हो जाएगा आपका 2 × r और यहाँ से फिर 2√r इधर आके क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये r स्क्वायर है और प्लस x स्क्वायर है और इधर 1/2 इधर आके स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ से एक बार और देखिए, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर है तो 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद ये इधर जाके घट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर और ये घट के हो जाएगा x बराबर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3r। ठीक है ना, 3r स्क्वायर और यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा √3 × r। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कितना में ये दिया हुआ है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू √3r। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, √3r दिया है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, न्यूमेरिकल था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 13 नंबर है
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। तो ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो दक्षिण से उत्तर होता है, और जो आपका विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है ना। एक उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l है को त्रिज्या r के अर्धवृत्त से के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2m/π। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में दिया है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से t समय सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स फाई = 6t² - 5t + 1 से परिवर्तित होता है, तो t = 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका विद्युत वाहक बल निकालते हैं। तो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला आता है वो होता है E = -d∅/dt। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा -d/dt 6t² - 5t + 1, तो इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस का पहले माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 12t और -5t का 5t का t हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 का यहाँ पे 0, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका फाइनल वैल्यू जाएगा -12t, ये हो गया +5। अब यहाँ पे आप इसमें दिया हुआ है कि आपको t = 0.25 सेकेंड रखना है, तो t = 0.25 सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि t = 0.25 सेकेंड रखेंगे तो यहाँ पे ये आपका जो है 2 आ जाएगा, यहाँ से रख लीजिए -12 × 0.25 +5, तो ये आपका -3 हो जाएगा, -3 +5 यह हो जाएगा +2। अब आप जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, तो यहाँ से प्रतिरोध दिया होगा इसमें। ठीक है ना, 10 ओम है प्रतिरोध आपका, 10 ओम है और 2 ओम आ गया धारा, तो I = V/R। V यानी यहाँ पे E भी लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल को, तो हो जाएगा 2/10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.2। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, देख सकते हैं बी में देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I = 5 cos ωt एम्पियर तथा विभव V = 200 sin ωt वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि क्या होगा। ठीक है ना, तो शक्ति हानि आप लोग जानते हैं कि वो होता है हमारा फॉर्मूला cos of 5। तो यहाँ देखिए 5 cos ωt दिया है, यहाँ पे 200 sin ωt, तो सबसे पहले cos को हम लोग इस cos को किस में चेंज करते हैं, साइन में। तो यदि उसको चेंज कीजिएगा तब लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, ये जो आपका 5 cos ωt है उसको लिख सकते हैं आप I = 5 sin रुक जाइए एक सेकेंड 5 sin ωt + π/2। यहाँ पर एंगल में π/2 से यदि इंक्रीज कर जाएगा तो कॉस जो है साइन में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे 200 sin ωt दिया है, यहाँ पे 5 sin ωt + π/2, तो यहाँ पे यदि कलांतर देखा जाए यानी फाई का जो वैल्यू देखा जाए तो वो हमारा फाई = हो गया आपका π/2, और शक्ति हानि जो होता है cos फाई, तो cos यहाँ पे π/2 रखेगा, तो cos π/2 का मान जो है 0 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए यदि किलो में यहाँ पे दिया है तो वो एक्स किरण से संबंधित होगा, यदि मेगा में दिया है तो आपका गामा से होगा। ठीक है ना, यदि 100 के रेंज में दिया है तो वो आपका पराबैंगनी से होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक संयुक्त सुषमावृत्ति के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, वास्तविक और छोटा बनता है। ठीक है ना, वास्तविक बनता है और छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 होगा, एक उत्तल लेंस को ऐसे तरह में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो लेंस की दूरी बेसिकली जो है अनंत हो जाएगी, बढ़कर क्या हो जाएगी, अनंत। जब बाहर का माध्यम और लेंस का अपवर्तनांक, बाहर के माध्यम का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक दोनों जब बराबर होते हैं तो फोकस दूरी जो है अनंत हो जाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दिया है, इसमें वेग का माध्यम पूछा हुआ है। ठीक
ठीक है ना, कि माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। तो प्रकाश का वेग माध्यम फर्स्ट में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम सेकंड में क्या होगा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भी बाई साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित एक वस्तु के लिए उपयोग किया था। एक सूक्ष्मदर्शी है, तो ये साधारण सूक्ष्मदर्शी है, तो इसमें आपका लगा होगा उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में जो है इससे 1 इंच की दूरी पर जो है आपको एक वस्तु को रखा गया है, तो ये u का मान हो जाएगा हमारा -1। ठीक है ना, आवर्धन दिया है 5, तो आप जानते हैं कि v बाई यू बराबर क्या हो जाएगा, हमारा आवर्धन हो जाएगा। तो u का मान -1 है, तो v का मान क्या हो जाएगा -5। ठीक है ना, v का मान क्या होगा -5। अब चूंकि आंसर भी -5 है, इसलिए v भी कहीं इधर ही होगा। ठीक है, b हमारा यानी कि वस्तु की दूरी क्या होगा, कहीं प्रतिबिंब का दूरी इधर क्या आ गया -5। तो इसका लेंस का जो है फोकस दूरी पूछा हुआ है। तो अब हम लोग लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे कि 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पे इसको रख के सॉल्व कर लीजिए। 1/v का मान 1/-5 प्लस हो जाएगा -1। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा -4 और ये हो जाएगा हमारा -4 और ये 5 से गुणा होगा तो -4/5 आ जाएगा, यानी कि 1/f = आ जाएगा -4/5 और जो कि f = हो जाएगा 5/4। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.25। सॉल्व करके इसको देख लीजिए, इसका आंसर जो है हो जाएगा 1.25। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, सी जो सही होना चाहिए, क्योंकि आंसर में निगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये उसका डायरेक्शन उस दिशा में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 तो हो गया। 22 देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस यूज किया जाता है, अवतल जो है निकट दृष्टि दोष के लिए, बेलनाकार लेंस जो है एस्टिग्मेटिज्म या अबिंदुकता के लिए, और ये तो किसी के लिए यूज नहीं होता। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, किसी प्रिज्म पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है। तो 23 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचलन होता है। ठीक है ना, प्रिज्म पर प्रकाश पड़ेगा तो वो पहले विचलित होगा, उसके बाद ही वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, तो इसलिए विचलन हो सकता है, व्यतिकरण नहीं हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, प्रकाश तंतु संचालन निम्न में से किस घटना पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान क्या होगा, इसे प्रकट किया जाता है इतना से। तो आयाम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका √I1² + I2²। तो यहाँ पे I1 4 है, यहाँ पे I2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे रखिएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का रूट, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर का वर्गमूल कीजिए तो 5 आंसर आएगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, तरंग की कलांतर 26 देखिए, तरंग का कलांतर फाई का पदांतर डेल्टा x से क्या संबंधित है। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा λ/2π। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, तो ये 1 होती है मिनट में। ठीक है ना, उसके बाद किसी 28 में दिया है, किसी m द्रव्यमान q आवेश के कण को v विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो डी ब्रोगली यानी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का h/√QmV, जहाँ h जो है प्लांक नियतांक होता है और q आवेश है, m द्रव्यमान है, v उसका विभवांतर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है कि 10⁻14 यहाँ पे दिया हुआ है, हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या क्या होगी। तो ये इसका ऑप्शन जो है 10⁻20 होता है। ठीक है ना, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होगा। तो ये NH/2π होता है कोणीय संवेग, तो यहाँ पे n किसी में नहीं दिया, तो n जो है यहाँ पे देख लीजिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होता है, उसमें A - Z कर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा 31 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, नाभिकीय अभिक्रिया में क्या कौन सी राशि संरक्षित रहती है। तो सभी भौतिक राशि जो है संरक्षित रहती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 है, फैक्स, यहाँ पे फैक्स लिख दिया है, ये फैक्स होगा, तो फैक्स का फुल फॉर्म जो है फैक्सिमाइल टेलीग्राफी होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर जो है आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, बी फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर है, एक अर्धचालक Q को T1 से T2 ताप पर ठंडा किया जाता है। तो अर्धचालक को ठंडा कीजिएगा तो उसका जो है
प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यदि किसी अर्धचालक को ठंडा किया जाएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है, यदि ट्रांजिस्टर को धारा नियतांक अल्फा तथा बीटा है तो इनमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बीटा इज ग्रेटर देन 1 और अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। तो आज हमारा 2018 का जो है क्वेश्चन बैंक समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 2017 का जो है फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसके केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी